ठीक है, हमारे पास आज मैक्रो का चैप्टर शुरू हो रहा है, जिस चैप्टर का नाम हमारे पास है गवर्नमेंट बजट। क्या नाम है? गवर्नमेंट बजट। इस चैप्टर से पक्का एक क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड में आएगा ही आएगा। अगर मैं आप बहुत स्टैंडर्ड से एकदम दिमाग एकदम इधर यहां सीधा करके बिल्कुल, तो हमारे पास अब चैप्टर जो शुरू हो रहा है गवर्नमेंट बजट शुरू हो रहा है। ये चैप्टर अगर मैं आपको बात करता हूं लास्ट यूनिट की, तो सबसे ज्यादा मार्क्स ये चैप्टर रखता है। ठीक है, इस चैप्टर की अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत आसान आता है, तो आप लोग तैयारी ऐसे ही करो, पहले यही पढ़ो तो बहुत आसान है, आप लोगों को एकदम लर्न भी हो जाएगा। गवर्नमेंट बजट चैप्टर के अंदर हमारे पास कितने मार्क्स का भैया क्वेश्चन आता है? इसका क्वेश्चन 3 का आएगा या 4 का आएगा। 6 का क्वेश्चन आने के चांसेस गवर्नमेंट बजट के बहुत ज्यादा कम है। 6 नंबर का क्वेश्चन गवर्नमेंट बजट से नहीं आएगा। अगर आ गया तो फिर 3+3 होगा। क्या होगा? 3+3, मतलब 3 का गवर्नमेंट बजट होगा और 3 का ही इसके साथ कोई FER या बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपको, या 3 भी इसमें से डिवाइड हो सकते हैं, बट बहुत चांसेस हमारे पास कम है। समझ में आई बात? अब भैया हम बात करते हैं, सबसे पहले आप हमें बताइए गवर्नमेंट बजट हमारे पास क्या होता है। देखिए गवर्नमेंट बजट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास, जिस स्टेटमेंट के अंदर आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट की सारे रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों की दोनों हमारे पास एस्टिमेटेड है। क्या है? एस्टिमेटेड। दरअसल होता क्या है, जब साल नया ओपन होता है, ये सारा गवर्नमेंट बजट बनेगा एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन जब साल ओपन होता है तो साल ओपन होने में हमें 2 सवाल बड़े सताते हैं। पहला सवाल नंबर 1 कि यार ये बताओ पिछले साल मतलब पास्ट ईयर में हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, और ये बताओ कि आने वाले साल में तुम क्या करने वाले हो। बात समझ में आया? 2 क्वेश्चन हम लोग अक्सर बजट में आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन कि पास्ट में क्या किया तुमने, बताओ भैया, पहले बनाया था ना पिछले साल, उसका क्या हुआ, उसका बता दो मुझे, और आने वाले मेरे साल में तुम्हारी फाइनेंस को लेके क्या पॉलिसीज है और क्या प्रोग्राम्स है, ये बता दो मुझे। तो आपने उसके लिए, हमारे देश में फरवरी का महीना इसके लिए बहुत फेमस है। हमारे कंट्री के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर आती है जो बजट बनाते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर बजट को बना के पूरे कंट्री के अंदर फैब के महीने में शो करती है कि देखिए ये मेरी पॉलिसीज हैं, ये मेरे प्रोग्राम्स हैं, किसके? मेरे देश में आने वाले रिसिप्ट्स, मतलब मेरी जो रेवेन्यू स्कीम्स हैं उनके, और मैं खर्चा कहां कहां करने वाला हूं उनके। तो पैसा देश से कहां कहां जाएगा और पैसा देश के पास कहां कहां से आएगा, तो मैं तुम्हें उसका एक लेखा जोखा दिखा देता हूं। ये देखो भाई, ये भी हुआ नहीं है, होगा। फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई होगा ये 1 अप्रैल से। कब से अप्लाई होगा? 1 अप्रैल से अप्लाई होगा, बट मैं फरवरी में तुम्हें दिखा देता हूं कि देखो ये होने वाला है इस आने वाले साल में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। बस इतना सिंपल है। बजट हमारे पास हर एक गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है ना, जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और लोकल गवर्नमेंट भी बनाती है, जिसको हम नगर पालिका, नगर पंचायत बोलते हैं, ठीक है, नगर निगम बोलते हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ पे कोई बजट नहीं पढ़ना, स्टेट का नहीं पढ़ना, लोकल नहीं पढ़ना, आपको यहाँ पे यूनियन बजट पढ़ना है। किसका पढ़ना है? सेंट्रल बजट। कौन सा पढ़ना है? सेंट्रल बजट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर का कौन सा आता है? वो आता है कि गवर्नमेंट बजट के साथ आपको प्लस में ये पूछ लिया जाएगा कि आप गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स बता दीजिए। ये हमारे पास पहला 3 नंबर का 3 मार्क्स क्वेश्चन ये बनता है कि गवर्नमेंट्स के बजट के ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगर ये क्वेश्चन आ गया 6 नंबर का आ गया तो बड़ा परेशान करेगा। 6 नंबर में 6 पॉइंट आपको याद करके ही जाने पड़ेंगे, बट मेरे अनुमान है कि ये आपके पास जो आएगा वो 3 नंबर का आएगा कि आप 3 मार्क्स में बता दीजिए कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बात समझ में आया? मैं इसमें आपको 2 पॉइंट से ये याद करा दूंगा, आप इसको याद कर लीजिए। पहला रीडिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा रीअलोकेशन। 2 पॉइंट याद कर लीजिए। नंबर 1 हमारे पास आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और दूसरा हमारे पास में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोनों फटाफट समझ के आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो बच्चे, नंबर 1 पे जब बोला गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये हमारे कंट्री के पास, दोनों में तुम सेम भी लिख दो लगभग तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। देखो ये जो हमारे पास है ना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये इसलिए है ताकि नेशन के अंदर आप लोग जो है ना वो इक्विटी को प्रमोट कर सको।
इक्विटी को प्रमोट करने का मतलब क्या है? इक्विटी को प्रमोट करने का मतलब है हमारे पास देखिए इनकम एंड वेल्थ ऐसा ना हो कि एक ही पर्टिकुलर स्टेट या एक ही पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करें, हमें पूरे कंट्री, जैसे ऐसा ना हो कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रहे हैं, इंडस्ट्री वालों को कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर वालों को कुछ नहीं हो रहा। तो कंट्री हर एक बजट में अपनी इनकम और वेल्थ को क्या करती रहती है? रीडिस्ट्रीब्यूट, ताकि पूरे नेशन के अंदर इक्विटी प्रमोट हो। सोशल वेलफेयर का साइन है ये, बात समझ में? किसका साइन है? सोशल वेलफेयर के, सोशल जस्टिस है। ऐसा नहीं हो रहा कि रूरल एरियाज के लिए अलग पॉलिसी बना दी गई हो, अर्बन के लिए अलग बनाई, या अर्बन को हमेशा पैसे ज्यादा दिए जा रहे हैं। नहीं, अर्बन को भी ज्यादा दिए जा रहे हैं और रूरल को भी। नेक्स्ट में रूरल कर देते हैं, कभी हेल्थ पे ज्यादा लगा देते हैं, कभी एजुकेशन में ज्यादा लगा देते हैं। तो अपने रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में आता है। नंबर 2 हमारे पास है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? ये हमारे पास जो बैलेंस कर रहा है, ये एक बैलेंस क्रिएट कर रखा है इसने प्रॉफिट में और सोशल वेलफेयर में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एंड सोशल वेलफेयर में। ठीक है भैया, ये कैसे? ये ऐसे है कि आप लोग अपना जितने कंट्री का रिसोर्स है उस रिसोर्स को रीअलोकेट करते हैं हर बजट में। क्यों? कि ऐसा ना हो कि मेरा सारा रिसोर्स प्रॉफिट अर्न करने में लग जाए, या ऐसा ना हो देश का सारा रिसोर्स गरीबों को संभालने में लग जाए। अगर देश का सारा रिसोर्स गरीबों को संभालने में लग जाएगा तो देश बर्बाद होना तय है, और देश का सारा रिसोर्स अगर प्रॉफिट कमाने में लग जाएगा तो गरीबों का कौन सोचेगा? तो बर्बाद होना तय है। तो आप क्या करते रहते हैं? अपने रिसोर्सेज को रीअलोकेट, ताकि क्या कर सके हम लोग? बैलेंस क्रिएट कर सकें। किसके अंदर? प्रॉफिट मैक्सिमम और सोशल वेलफेयर में। तीसरा, भैया आप क्यों बना रहे हो आप गवर्नमेंट बजट को? थर्ड इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं अपनी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे चेक लगा के रखूं एक। देखिए मार्केट जो है वो आजाद है फ्री फोर्सेस के सामने, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई फोर्सेस। तो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई फोर्सेस आपकी इकोनॉमिक साइकिल को जनरेट करते हैं, जो कि आपके देश के अंदर रिसेशन भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा, रिकवरी भी आएगा, बूम भी आएगा। तो आप इकोनॉमी को स्टेबल करना, रिसेशन आया तो उस साल उसके अकॉर्डिंग बजट बना देता हूं, अगर रिकवरी चल रही है तो उस साल उसके अकॉर्डिंग बजट बना देता हूं, अगर बूम पे है तो मुझे पैसा कम करना है तो ए वाला बजट ऐसे बना देता हूं मैं। तो आप अपने इकोनॉमी को, पूरी की पूरी इकोनॉमिक साइकिल को एक स्टेबल रखने के लिए अपने बजट को प्रिपेयर करते हैं कि मुझे इस साल कैसा बजट बनाना है। समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास आता है मैनेजिंग पीएसयूज। ये सारे मैंने सबसे आसान पॉइंट लिखवाए हैं आपको। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस आपके पास ये बोलता है कि आप गवर्नमेंट बजट के अंदर ही ये देखते हैं कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं उनसे कितना रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है, और उन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव होने के लिए हमें कितना पैसा जाना है, किसको कंटिन्यू करना है और किस डिपार्टमेंट को हमें बंद कर देना है। ये सब चीजें भी किसमें डिस्कस की जाएंगी? गवर्नमेंट बजट में। 4 पॉइंट कर जाइएगा, जरा रिपीट कीजिए मेरे साथ। नंबर 1 बताइए क्या होता है? ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और क्या बोलो? दोबारा बोलो। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। समझ में आया? अब बच्चे जी हमारे पास ये पूरे के पूरे बजट का, अगर ये पूरा बजट में हम लोग अपने एक्सपेंडिचर्स को और रेवेन्यूज को बहुत इक्वली कैलकुलेट करके लिखें, मतलब हम लोग हमेशा एक दिमाग में रखें कि अपने एक्सपेंडिचर्स पे रेगुलर चेक करते रहेंगे और अपने रेवेन्यूज को स्ट्रांग करेंगे। रेवेन्यूज क्या करेंगे? स्ट्रांग। तो उस बजट को हम लोग एक डिसिप्लिन बजट बोलते हैं, जिसका नाम दूसरा होता है फिस्कल डिसिप्लिन। क्या नाम होता है? फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन सिर्फ एक सीधा है कि एक बैलेंस है। क्या? एक बैलेंस। तुमसे पूछे व्हाट इज फिस्कल डिसिप्लिन? फिस्कल मतलब टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ कंट्रीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और वो किसमें स्टेट करोगे आप लोग? गवर्नमेंट बजट में स्टेट करोगे। किसमें स्टेट करोगे? गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर जब आपने एक बैलेंस क्रिएट किया, जिस बैलेंस के अंदर आपका रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में बैलेंस था, और आपने एक्सपेंडिचर की साइड पे एक चेक लगाना शुरू किया कि पैसा कहां कहां से मेरा कहां रहा है, और जो आ रहा है वहां से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। आपके यहां पे ना एक पोस्ट है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। हाँ, डीएम का दूसरा पर्यायवाची कलेक्टर क्या है? उसका काम यही तो है कि देश के रेवेन्यूज को चेक करना, कि ऐसा तो नहीं है। कलेक्टर का क्या काम है कि जितने भी यहां पे देश से रेवेन्यू हमारी जा रही है ना, जितने भी यहां हमारी कंट्री में पूरे के हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर्स हैं, वो कहीं चोर बाजारी तो नहीं कर रहे, पैसा चोरी तो नहीं कर रहे, सरकार का पैसा बचाना ही मेन काम है कलेक्टर का। तो जब गवर्नमेंट एक ऐसा बजट मेंटेन करती है जिस बजट के अंदर एक्सपेंडिचर्स पे चेक हो,
और रेवेन्यूज के फ्लो पे ध्यान हो और बैलेंस पीरियड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिस्कल डिसिप्लिन। समझ में आ गई बात? समझ में नहीं आई यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अब एक बात समझना ध्यान से, अब हमारे सिलेबस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से पेपर उठा के देख लेना, बाद में याद आऊंगा, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? डिफरेंशिएट। बार बार क्वेश्चन आता है इसमें से डिफरेंस बिटवीन का, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, क्लियर? डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, इनका डिफरेंस आता है, बहुत डिफरेंस आता है। 3 नंबर का फॉर श्योर क्वेश्चन है। बात समझ में आई? 3 नंबर का। आप डिफरेंस पढ़ के जाना और अभी बताऊंगा कैसे डिफरेंस आएंगे। अब स्ट्रक्चर है। अब आप मुझे बताओ बजट में 2 काम कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो रहे हैं? बुद्धू मत बनो, कौन कौन से 2 काम हो रहे हैं इंपॉर्टेंट? एक रिसिप्ट्स और एक एक्सपेंडिचर। तो यहां पे भी 2 साइड्स होंगी। अब मेरे पास जो टॉपिक पढ़ाने के लिए है आप लोगों का, उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। तो जब मैं आप लोगों से स्ट्रक्चर ऑफ द बजट की बात करता हूं, तो बजट के स्ट्रक्चर में आप लोगों के पास 2 साइड्स आती हैं। एक साइड हमारे पास आती है जिस साइड को हम लोग बोलते हैं बजट रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट, और एक साइड हमारे पास आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। मतलब बजट की रिसिप्ट साइड और बजट की एक्सपेंडिचर साइड। तो सारे सोर्सेज एक साल में, सुनिए ध्यान से, सारे सोर्सेज एक साल में ये हैं हमारे पैसा आने के, और ये सोर्सेज हमारे क्या हैं? पैसा जाने के। तो रिसिप्ट क्या है? ऑल रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बात समझ में आई? उनको हम क्या बोलेंगे? बजट रिसिप्ट। अब सुनना, अब यहां सुनना, ये बजट रिसिप्ट आप लोगों को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देती है। एक हमारे पास आती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक हमारे पास आती है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है? और इसके बाद बजट एक्सपेंडिचर भी हमें 2 साइड बनाएगा। क्या क्या बनाएगा बजट एक्सपेंडिचर? बताइए जल्दी जल्दी। एक बनाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक बनाएगा हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं आपको पहले ये इस पूरे थ्योरी में से मैं आपको पहले रिसिप्ट वाली साइड पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? रिसिप्ट। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको? पक्का? अब मैं आपको सिर्फ रिसिप्ट वाली साइड पढ़ा रहा हूं पहले। तो अब यहां देखना, नेक्स्ट मेरी जो हेडिंग है वो हेडिंग हमारे पास आ रही है बजट रिसिप्ट की, और बजट रिसिप्ट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में? नंबर 1 रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। जिसको समझ में आएगा वो एक बार में आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हिंदी में सुनो बिल्कुल ध्यान से। पैसा आने के हमेशा 2 सोर्स होते हैं। कितने सोर्स होते हैं? 2। एक होता है पैसा, कमाया हुआ पैसा। तो कमाए हुए पैसे की एक आदत होती है, नेचर है उसकी एक। जब पैसा कमाकर लेकर आओगे तो वो पैसा ना तो तुम्हारे सर पर उधार चढ़ाएगा, ना तो तुम्हारा उधार बढ़ेगा, और ना ही तुम्हारी कोई एसेट बिक रही है, ना ही एसेट डिक्रीज होगी। बात समझ में आया? तो ये पैसा वो पैसा होता है जो आया मेरे पास, लेकिन ना तो मेरी कोई एसेट गई मेरे पास से, और ना ही मेरे सर पर क्या हुआ? कोई उधार हुआ। ठीक है? एक पैसा आने का दूसरा तरीका भी है। वो तरीका यह है कि या तो तुम पैसा उधार ले लो, वरना क्या करो? कोई एसेट को बेच दो। बात समझ में आया? तो वही बात मैंने अभी आपसे यहां करी है। जब हम बात करेंगे इस वाले साइड की जिसका नाम है रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे पास वो साइड है जिस साइड में नंबर ए पे डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी, डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है लेकिन उधार का पैसा नहीं है, सरकार का कमाया हुआ पैसा है। और ना ही डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट, एनी रिडक्शन इन एसेट्स। ना ही किसी एसेट्स में क्या हो रही है हमारे पास? रिडक्शन, रिडक्शन इन एसेट्स। कोई एसेट्स भी रिड्यूस नहीं हो रही हैं, ना ही लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही एसेट।
तो गवर्नमेंट का ये कमाया हुआ पैसा है या नहीं है? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना बोलो? हाँ। गवर्नमेंट का कौन सा पैसा है? ये अर्न किया हुआ। अगर ये कमाया हुआ पैसा ना होता तो भैया या तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही होती, मैं उधार ले रहा होता, और या फिर क्या हो रहा होता, मेरी एसेट बिक रही होती, डिक्रीज हो रही होती, मैं एसेट बेच रहा होता। उसी को देखो, यही थ्योरी क्लियर हो गई। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में अपोजिट आएगा। ये क्या आएगा? ये अपोजिट में। देखो जो मैं बोलता हूं मैं उस बात पे रहता हूं, तुम पूरा सुन के जाना, मेरी गारंटी है तुम्हें समझ में ना आए तो लिख, लेकिन तब भी नहीं पाओगे। इतना सच कोई टीचर नहीं बोलता होगा जितना सच मैं बोलता हूं, क्योंकि मुझे सच ही बोलना है भाई, झूठ के साथ काम नहीं करना। पूरा सुन लो 1 घंटा, लिख तब भी नहीं पाओगे। लिख सिर्फ तब पाओगे जब इसको जाके घर पे पढ़ोगे। बात समझ में आया? तो कोई सोच रहा होगा मुझे सुन के चला जाएगा और मुझे सुन के जाने के बाद पेपर दे देगा, गलत सोच रहा है। मैं यहां सुना रहा हूं समझाने के लिए, उसे आसान बनाने के लिए। तुम इसको जाके घर पे जब लर्न करोगे, बुक उठाओगे, पढ़ोगे, तब तुम लिख के आओगे, तब तुम लिखने लायक बनोगे, वरना नहीं लिख पाओगे। समझ तो तुम्हें पक्का आएगा। समझ में आई बात? चलो अब बेटे देखो, अब हम बात ये बताओ, रेवेन्यू रिसिप्ट क्लियर हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? कोई दिक्कत यहां पे नहीं? देख बार रिपीट करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? डू नॉट क्रिएट। एक बार पे तेज बोलो, सब बोलो, मुंह में है ना, ऐसे चुप मत रहो, जबान दी है बोलने के लिए, वरना भगवान देता ही ना मुंह तुम्हें। बताओ नंबर 1 में क्या है? डू नॉट क्रिएट। नेक्स्ट बोलो, डू नॉट कॉज रिडक्शन इन एसेट्स फॉर गवर्नमेंट। तो ना लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, नहीं एसेट रिड्यूस हो रहा। अब हम लोग, हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि टीचर आपसे 3 नंबर का ये पूछ ले कि इस रेवेन्यू रिसिप्ट के सोर्सेज बताओ। क्या बताओ? सोर्सेज। तरीका देखो एक पढ़ने का, ऐसे ही नोट करोगे सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है? 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि एक बताओ भैया, यहां पे हमारे पास अगेन 3 मार्क्स का, तुम बताओ कि सोर्सेज क्या होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स के। 1 नंबर का क्वेश्चन ही पक्का आ सकता है यहां से कि आपको बता देंगे, बताओ ये हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट का सोर्स है या फिर कैपिटल रिसिप्ट का सोर्स है। तो आपको पता होना चाहिए, आप फटाफट देख लेना कि यार ये दोनों काम तो नहीं कर रहा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा अगर एक में है। अब देखें मेजर सोर्स है। हमारे पास जो सोर्स है, उन सोर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सभी सोर्सेस को। नंबर 1 पे हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं? टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में डिफरेंशिएट नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये डिफरेंशिएट नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? टैक्स रिसिप्ट्स आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। अब 2 ही समझ लीजिए आप। नंबर 1 पे प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। नंबर 2 पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो अगर 3 नंबर का या 1 नंबर का भी डिफरेंशिएट आ गया तो वो इनके साथ आएगा, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बता दो, रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव बता दो। ठीक है? और तीसरा हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैक्स। डन। और अब हमारे पास आते हैं दूसरे जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में गवर्नमेंट की सारे के सारे नंबर 1 पे फीस, चाहे वो हमारे पास लाइसेंस की फीस हो, चाहे वो किसी परमिट की फीस हो। ठीक है? इसके बाद हमारे पास यहीं पे आप फीस, लाइसेंस, परमिट के साथ ही लिख लेना, पेनल्टीज भी यहीं लिख लो। अलग से क्या पॉइंट बनाना है इसका? पेनल्टीज। नंबर 2 पे एश शीट। नंबर 3 पे स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट। और नंबर 4 पे सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है? और नंबर 5 पे इनकम फ्रॉम पीएसयूज, इनकम फ्रॉम पीएसयूज। नंबर 6 पे आप क्या? गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। अब पेन छोड़ो और सुनो क्या कह रहा हूं। देखो सबसे पहले प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स दोनों पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू बर्डन। क्या पूछे जाएंगे? अकॉर्डिंग टू बर्डन। ध्यान रखना हमारे पास जब मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रोग्रेसिव टैक्स की, तो प्रोग्रेसिव टैक्स हमारे पास वो टैक्स होता है जिसका मेन जो बर्डन है, यहां मैं लिख देता हूं बर्डन, ये जो मेन बर्डन है प्रोग्रेसिव टैक्स में रहेगा रिच के ऊपर,
और रिग्रेसिव टैक्स में रहेगा बर्डन पुअर के ऊपर। अब दोनों क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कमाई बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ रहा है, तो जितने अमीर बनोगे उतना टैक्स देना पड़ेगा। सपोज करते हैं कोई 5 लाख कमा रहा है तो भैया 5%, 10 लाख कमाने लगा 7%, 15 लाख कमाने लगा 9%, 20 लाख कमाने लगा 10%, 25 लाख कमाने लगा 22%। तू कमाई बढ़ा, टैक्स का स्लैब इंक्रीज हो जाएगा। तो पुअर कंफर्टेबल है, पुअर बोल रहा है मैं तो कमाई 1 लाख रुपए रहा हूं, टैक्स नहीं देना। ठीक है, कह रहा है तुम्हें टैक्स नहीं देना, आराम से बैठो। क्लियर है बात समझ में? ये क्या है हमारे पास? प्रोग्रेसिव। क्या है ये? प्रोग्रेसिव। बढ़ रहा है इनकम के बढ़ने के साथ साथ। दूसरा आता है रिग्रेसिव, जो किस पे बर्डन है? पुअर पे। किस पे बर्डन है? पुअर पे। पुअर के बर्डन का मतलब हमारे पास क्या होता है? पुअर बर्डन का मतलब होता है यहां पे एक स्लैब बनता है, स्लैब टैक्सिंग बोल सकते हैं इसको हम, स्लैब टैक्स। कैसे स्लैब टैक्स बनता है? स्लैब बना, वो स्लैब में आएंगे। सपोज करो कि कोई बंदा अगर 1 लाख कमा रहा है, 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक कमाने वाले बंदे को 10% टैक्स देना पड़ेगा। अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ा सोशल थ्योरी है ये बोलती है कि 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा है वो 10% टैक्स देगा, और 10 लाख कमाने वाला बंदा भी 10% टैक्स देगा। तो 1 लाख कमाने वाले का 10% कितना होगा? तो वो 10,000 रुपए गवर्नमेंट को देके बेचारा लखपति से फिर हजारपति पे आ गया, 90,000 बचे उसमें, तो है ना, 10,000 उसके लिए चले गए। तो 1 लाख वाले के लिए 10,000 रुपए बड़ी अमाउंट है। बट अगर 10 लाख वाला 10% देगा तो कितना देगा? 1 लाख। तब 9 लाख बचते हैं उस पर, 9,90,000 से तो बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई नहीं? तो मतलब ज्यादा पैसा वाला अगर टैक्स दे भी देगा तो उस पर जो अमाउंट बचेगी वो क्या होगी? ज्यादा। बट कम पैसे वाला अगर टैक्स देगा तो उसकी ज्यादा अमाउंट क्या हो जाएगी? कम। तो इसीलिए किस पे बर्डन है ये? पुअर पे। ठीक है, अब सुनना अगला। डायरेक्ट टैक्स जिसकी लायबिलिटी शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स जिसकी लायबिलिटी शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत एग्जांपल दे चुके। डायरेक्ट टैक्स सीधा तुम पे लगेगा, जिसकी लायबिलिटी शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स में लायबिलिटी क्या कर दोगे आप? शिफ्ट कर दोगे। एड वॉलरम, ये वैट है। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। कोई भी चीज तुम्हारे पास अगर वैल्यू रखती है तो उस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उस पर टैक्स। ठीक है, और स्पेसिफिक टैक्स जो होता है ये स्पेसिफिक क्वांटिटीज पे लगता है, वेट पे लग जाएगा, साइज पे लग जाएगा, क्वांटिटीज पे। जैसे 2 जाए, 2 क्वांटिटीज तो इतना टैक्स है, 4 क्वांटिटी इतना टैक्स है। या अगर 20 केजी तक है तो टैक्स नहीं लगेगा, 20 केजी से ऊपर होगा, 50 केजी तक तो इतना टैक्स लगेगा, 50 से ऊपर होगा तो इतना टैक्स लगेगा। ये ऐसे फक जाएगा स्पेसिफिक टैक्स। बताओ क्लियर हुआ? अब नॉन टैक्स सिर्फ देखना। सबको बताओ फीस पता है, लाइसेंस की, परमिट की पेनल्टीज पता है, फाइन्स पता है। फाइन्स पेनल्टी एक होती है एज शीट। एज शीट का मतलब होता है, ये समझ लेना और बस ये समझ लेना, बाकी सब तुम्हें पता है। एज शीट का मतलब होता है कि उस संपत्ति को नीलाम कर देना जिस संपत्ति का कोई क्लेम नहीं है। अगर कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का कोई भी लीगल हेयर नहीं है, ठीक है, कानूनी तरह से कोई उस पर क्लेम नहीं कर पा रहा, तो गवर्नमेंट देखती है कि जब से नो क्लेम है तो उस प्रॉपर्टी को अपने टेक ओवर करती है, या तो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देती है और या कर देती है उसको नीलाम कर देती है, बेच देती है। तो उसको बेच के गवर्नमेंट को जो पैसे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एश शीट। क्या बोलते हैं? एश शीट। दूसरा होता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट होता है कि गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन से, किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी से गवर्नमेंट की, अगर तुम्हारे एसेट की, तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो गवर्नमेंट तुमसे पैसे मांग लेगी उस इंक्रीमेंट के। क्या मांग लेगी गवर्नमेंट? उससे पैसे। कि तुम्हारे घर के सामने गवर्नमेंट ने अम्यूजमेंट पार्क बनवा दिया, तुम्हारे घर की वैल्यू तो बहुत बढ़ गई है ना, तो गवर्नमेंट बोलेगी इस वैल्यू के बढ़ने के आप मुझे इंक्रीमेंट के चार्जेस दीजिए। बात समझ में? उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल असेसमेंट। कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसका समय नहीं रहा आप डिस्कस करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। गवर्नमेंट के जिन जिन पे राइट्स हैं, 3G राइट्स, 4G राइट्स, 5G राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, कोयले की खदानें, समुद्र में राइट्स, जो भी राइट्स गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट उनको सेल करती है, पैसा कमाती है, उसको बोलते हैं सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। जितनी सरकार की गवर्नमेंट कंपनी है, PSUs, BHL, सेल, गेल, कोल इंडिया, सबसे सरकार पैसा कमाती है, वो भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है। और लास्ट आते हैं गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। जो भी गवर्नमेंट को गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स रिसीव होते हैं वो भी गवर्नमेंट की क्या है? नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं। यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं पूछना तो बहुत बढ़िया बात है, आगे आ जाते हैं। क्लियर? ये कौन सा पैसा था जिस पैसे से ना तो क्या क्रिएट हो रही है? लायबिलिटी, ना क्या रिड्यूस हो रही है? एसेट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट होता है
दूसरा पैसे आने का तरीका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट अगर तुम्हारे पास रिसिप्ट होगा, मतलब अगर इसके थ्रू पैसा आएगा, तो इसके थ्रू पैसा आने से दो चीज हो जाएंगी। नंबर वन पे क्रिएट हो जाएगी लायबिलिटी, या फिर आप लोगों की रिड्यूस हो जाएगी एसेट। या तो क्रिएट होगी लायबिलिटी या रिड्यूस क्या होगी, एसेट। डन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, चले आगे बढ़ जाएं। तो भाई ये दो काम हुए, क्रिएट लायबिलिटी, रिड्यूस एसेट। तुम समझ गए, बोरो कर लो पैसा, कैपिटल रिसिप्ट्स। अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो भी कैपिटल रिसिप्ट्स। तो अगर मैं इसके सोर्सेस की बात कर लूंगा, इसके सोर्सेस बता दो, तो भैया इसके सोर्स में सबसे पहला तो डिसइन्वेस्टमेंट ही लिख लो आप, डिसइन्वेस्टमेंट। नंबर 2 पे बोरोइंग्स लिख लो बस। नंबर 3 पे एक और लिख लो, रिकवरी ऑफ लोन। ये गवर्नमेंट को लोन रिकवर हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने अगर किसी को लोन दिया तो गवर्नमेंट की क्या बन गई, वो एसेट। क्या बन गई, वो एसेट। अब गवर्नमेंट को लोन के पैसे रिकवर हो गए, तो एसेट तो कम हो गई लेकिन पैसे आ गए। बात समझ में आई रिकवरी ऑफ लोन वाली? पक्का? भाई सपोज करो भारत सरकार ने उत्तराखंड सरकार को लोन दिया है, ठीक है। अब उत्तराखंड सरकार भारत सरकार को जो है वो उस पर ब्याज दे रही है। क्या दे रही है, ब्याज। तो उत्तराखंड सरकार पे भारत सरकार की तो इन्वेस्टमेंट हो गई है। भारत सरकार ने उत्तराखंड पे क्या कर दिया, ये इन्वेस्टमेंट, कि ब्याज ले रहा हूं मैं तो हर महीने। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भारत सरकार को पैसा वापस कर दिया, तो भारत सरकार का पैसा रिकवर हुआ या नहीं हुआ, रिकवरी ऑफ लोन हो गई, पैसा तो मिल गया लेकिन एसेट क्या हो गई, रिड्यूस। इंटरेस्ट तो नहीं मिलना बंद हो गया ना। अब समझ में आया, खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर की साइड पे। कौन सी साइड पे आते हैं, बोलो, अब बैठ जाओ 2 मिनट जरा शांति से और सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अब आते हैं हम लोग यहां पे बजट एक्सपेंडिचर। और जब मैं आपसे बात करता हूं बजट एक्सपेंडिचर की, तो क्या होता है भैया, इसमें भी वही काम होता है। जब कोई अगर पर्सनल पे डाल के देख लो तभी भी समझ में आ जाएगा, गवर्नमेंट पे डाल देना, गवर्नमेंट लगा देना बाद में। बजट एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, खर्चा। खर्चे भी दो तरीके से करते हो आप लोग। खर्चा नंबर 1, भैया पैसा खर्च तो हो रहा है लेकिन देखो भैया ना तो मैं कोई एसेट बना पा रहा हूं और ना मेरी कोई उधार चुका पा रहा हूं, तो कहां खर्च कर दे रहा है भैया, मैं तो खर्च कर दे रहा हूं पेट्रोल में, घर के राशन में, दवाइयों में, फीस में, इनमें सारा पैसा जा रहा है। तो इससे ना तो कोई एसेट इंक्रीज हो रही है और ना ही तेरी लायबिलिटी कोई डिक्रीज हो रही है। टोटल खर्चा कंज्यूम हो रहा है। क्या हो रहा है, कंज्यूम। एक खर्चा और होता है, तूने बोला भैया, मैंने कहा क्या करा भाई, कह रहा भैया खर्चा किया। मैंने क्या किया, कह रहा भैया 5 लाख का लोन था बैंक का, चुका दिया सारा। मैंने कहा 5 लाख तो खर्च हुए लेकिन कल से लोन तो बंद, तो लायबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस। क्या हो गई, क्या हो गई, लायबिलिटी रिड्यूस। तुमने बोला यार ठीक है भैया, फिर मेरे पास आया भैया क्या किया, मैंने कहा, कह रहा भैया खर्चा किया। मैंने क्या किया, कह रहा 1 करोड़ खर्च कर दिया इस बार। मैंने 1 करोड़ खर्च कर दिए, कहां कर दिए, कह रहा बराबर वाला प्लॉट खरीद लिया भैया मैंने। कह रहे यार ये तो ठीक है, तो ये क्या हो गई, एसेट इंक्रीज। फैक्ट्री के मालिक को मशीन खरीद ली, एसेट क्या हो गई, इंक्रीज। सेम इज फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब भैया वृद्ध लोगों पे पैसा खर्च कर दे, आर्मी पे पैसा लगा दे, हमें सब्सिडी दे दे, तो पैसा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का। कोविड की इंजेक्शन टीका लगवा दिया हमें, पैसा खर्च हो गया गवर्नमेंट का, तो सारा पैसा लग रहा है। पैसे नहीं लगा होगा कोविड वैक्सीनेशन लगाने में, इतना रिसोर्स सब कुछ कितना लगा होगा, ठीक है। पैसा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है लेकिन कुछ ना एसेट रिड्यूस हो रही है, ना एसेट क्रिएट हो रही है और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो ये कौन सा खर्चा होगा गवर्नमेंट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होगा, कैपिटल से पहचान है कि अगर कैपिटल आया ना तो एसेट लायबिलिटी में जरूर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, और कैपिटल नहीं है तो एसेट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा होगा। ऐसे पहचान कर लो। रटने वालों के तो रटने के बहुत तरीके होते हैं, वो तो किसी तरह भी रट लेते हैं। तो आप जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उसमें देख लो, वरना समझ तो रही है हम। अब पहले हम इसमें पढ़ते हैं नंबर ए पे, जिसका नाम क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो तुम लोग बताओगे मुझको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, बोलो बोलो बोलो। डू नॉट क्रिएट, बोलने के नहीं आती नहीं बोलना इंग्लिश, क्या बोलोगे, डू नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर गवर्नमेंट। और नंबर 2, डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन
डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी, रिडक्शन इन लायबिलिटी। डन। डू नॉट क्रिएट एनी एसेट और डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, नहीं। चलें आगे। ठीक है जी। अब देख लीजिए, इसके बाद बी देख लेते हैं। अब खर्चा कर रहे हो, कैपिटल लिखा गया, तो तुम बता दो मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा, नंबर उन्हें बता दो क्या होगा। क्रिएट एसेट, और ये किसके लिए हो रही है? फॉर गवर्नमेंट। ये भी फॉर गवर्नमेंट। हाँ, कहीं बोलोगे क्या कह दिया भैया। नंबर 2 क्या हो रहा है ये बताओ। कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी, कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, बताइए यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। ये आ गया भैया, देखिए कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर इतना? अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि आप लोगों से अगर ये पूछा गया कि डिफरेंस समझाओ, बताओ, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है कि तुमसे डिफरेंस जो पूछेगा वो पूछेगा रेवेन्यू रिसिप्ट का और किसका बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू वाले रिसिप्ट और रेवेन्यू वाली एक्सपेंडिचर, ऐसे पूछेगा डिफरेंस तुमसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ बताओ और डिफरेंस बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का किसके साथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ। क्लियर? कोई दिक्कत? या फिर हमारे से पूछेगा डिफरेंस बताओ आप लोगों का कैपिटल रिसिप्ट, ऊपर देखो ये क्या पढ़ी थी हमने दूसरी वाली, कैपिटल रिसिप्ट। अब इसका तुम बताओ किसके साथ पूछेगा, कैपिटल रिसिप्ट का कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर से बता दो यार, बता देंगे। ठीक है, तो इन्हीं में घुमा घुमा के तुमसे डिफरेंशिएट पूछता रहेगा। 3 नंबर का बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार ये। डन? यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए? नहीं। 2 टॉपिक छोटे छोटे आते हैं यहां पे, ये भी 1 नंबर के या 3 नंबर के अगर आ गए तो आ गए। एक होता है मेरे पास प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, और दूसरा है हमारे पास डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। उधर अब प्लान एंड नॉन प्लान एंड डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट सीखो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्लान की। किसकी बात करते हैं? प्लान की। जब भी आप लोगों से बात की जाएगी प्लान एक्सपेंडिचर की, तो प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब है कि ये आप लोगों के गवर्नमेंट के प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट के प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये हिस्सा है। और जब आपसे बात की जाएगी नॉन गवर्नमेंट की या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की, तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? ये आपके पास इमीडिएट क्रिएट होने वाले एक्सपेंडिचर हैं, जिनकी आपने कोई प्लानिंग नहीं करी। ये हमारे पास पार्ट नहीं है गवर्नमेंट के प्लानिंग एक्सपेंडिचर का। उल्टा कर दीजिए बिल्कुल, नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इसका मतलब यह नहीं है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर सकती इसके अंदर। इसका मतलब यह नहीं है गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर सकती इसके अंदर, बस गवर्नमेंट ने इसको कोई मेंशन नहीं किया हुआ था कि ऐसा कुछ होगा। अब हो गया, अगर सपोज करो अर्थक्वेक आ गई, ब्रिज टूट गया, तो सरकार दोबारा पुल बनाएगी, तो देखो वो फिर प्लान एक्सपेंडिचर हो गया या नॉन प्लान हो गया? नॉन प्लान। लेकिन डेवलपमेंट तो हुआ। क्या हुआ? डेवलपमेंट तो हुआ ना। यही है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन से हैं? ये डेवलपमेंट एक्टिविटी से रिलेट करते हैं।
रिलेट्स टू डेवलपमेंट एक्टिविटी या ग्रोथ देख लेना, इनसे कंट्री की ग्रोथ हो रही होगी। क्लियर? ग्रोथ एक्टिविटीज भी लिख सकते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, रूरल डेवलपमेंट, वाटर वर्क, जनरेशन ऑफ पावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भैया नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या है? नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स आप लोग देख लेना। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन डिफेंस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है टैक्स कलेक्शन पे, पूरा डिपार्टमेंट बना रखा है गवर्नमेंट ने इसी के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, इन सब पे सरकार का खर्चा हो रहा है। बात क्लियर हो गई या नहीं क्लियर हुई? तो यहां पे एक चीज बता दीजिए मुझे कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो प्लान भी हो सकता है और नॉन प्लान भी हो सकता है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी प्लान भी हो सकता है और नॉन प्लान भी हो सकता है। ये क्लियर हो गया ना यहां से थ्योरी बिल्कुल, कि नॉन प्लान भी हो सकता है, प्लान भी हो सकता है, डेवलपमेंट भी हो सकता है, नॉन डेवलपमेंट भी हो सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अगर पूछे टोटल रिसिप्ट्स का फॉर्मूला तो क्या प्लस कर दोगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट। अगर पूछे टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला तो क्या प्लस कर दोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई? टाइप्स ऑफ बजट में हमारे पास जो बजट होते हैं वो दो तरीके के बजट होते हैं। एक बजट आता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट, बैलेंस बजट। और दूसरा बजट हमारे पास जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस बजट, बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट। दो बजट हमारे पास होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। अब आपको जब बैलेंस बजट समझ में आया तो बैलेंस बजट क्या होता है? बैलेंस बजट के अंदर एक बहुत सिंपल थ्योरी है, ये आप लोगों को रेवेन्यू साइड इक्वल कर देता है एक्सपेंडिचर साइड से। तो जब भी आप लोगों की रेवेन्यू साइड एक्सपेंडिचर साइड के इक्वल हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि हमारा जो बजट है वो बैलेंस बजट है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है बट फिर भी हमें तो पढ़ने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो बैलेंस बजट। अब जब बात करते हैं अनबैलेंस बजट से, तो अनबैलेंस बजट अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस बजट, और एक हमारे पास आता है हम लोग जिसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। अब जब आप लोग यहां सरप्लस और डेफिसिट की बात करते हैं तो सरप्लस बजट का मतलब है कि आपके पास इनफ्लोज जो है वो ज्यादा होंगे। तो यहां पे सरप्लस बजट के अंदर हमारे पास जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि आपकी रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, ठीक है। और डेफिसिट बजट का मतलब होता है कि आप लोगों की एक्सपेंडिचर जो होगी वो ज्यादा होगी, तो डेफिसिट बजट में शॉर्टेज है ना, तो शॉर्टेज कब पड़ेगी? क्यों? खर्चा क्या होगा? ज्यादा होगा और कमाई क्या होगी? कम होगी। तो एक्सपेंडिचर यहां पे ज्यादा हो जाएंगे और रेवेन्यूज यहां पे जो है वो कम हो जाएगी। तो ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोग ना अपना बैलेंस बजट को पढ़ते हैं आगे, ना ही आप सरप्लस बजट को पढ़ते हैं आगे। इन दोनों पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। देखो बैलेंस बजट आया तो बहुत अच्छी चीज है, एकदम मजे में। सरप्लस बजट आया तो दीपावली हो गई अपनी, ठीक है ना। उसका अंदर तो ये कि पैसा ही पैसा है, खर्चा हो ही नहीं रहा, सेविंग्स हो जाएंगी। यहाँ तो क्या हो जाएंगी? सेविंग्स हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी। गवर्नमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर देगी, गवर्नमेंट और सेविंग्स करना शुरू कर देगी। टैक्स के जाल से बच जाएंगे हम, जो टैक्स का जाल लगा रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पे, पता है आपको। पॉपकॉर्न मत खाना एक तो, ठीक है ना, उसमें कैरामेल है तो मीठा हो गया, वो 18% जीएसटी आपको देनी पड़ेगी उससे, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान से खाना। चलिए, तो अब हम आ गए, तो सरप्लस बजट होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बजट कौन से में दिक्कत है हमारे पास? डेफिसिट में। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक ही हमारे पास है बजट डेफिसिट। टॉपिक ही हमारे पास है बजट डेफिसिट। अब बजट डेफिसिट की हम लोग बात करते हैं। बजट डेफिसिट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वो सिचुएशन है जब आप लोगों के पास बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है बजट रिसिप्ट से। तो एक्सपेंडिचर ज्यादा, खर्चे कम है,
और रिसिप्ट क्या है, नहीं है, तो शॉर्टेज होगी। क्या होगी, शॉर्टेज। देखो शॉर्टेज होने के बाद ना दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है कि अगर खर्चा ज्यादा है, कमाई नहीं है, तो उधार ले सकता हूं। सोचो ना क्या क्या कर सकता हूं, इंप्लीकेशंस तो अपने आप ही होगी। मैं या फिर अपने खर्चे को कम कर सकता हूं, तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही अपना ट्रीट करेगी या गवर्नमेंट भी ऐसे ही अपना बिहेव करेगी। गवर्नमेंट कैसे बिहेव करेगी, गवर्नमेंट ये देखेगी कि अगर मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट क्या है मेरी कम है, तो मैं जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटी कर रहा था उसको बंद कर देता हूं। मैं नहीं दे रहा ओल्ड एज पेंशन छोड़ो। कि आप लोग आने वाले समय में अपने 30% या 40% इनकम जो है आप टैक्स में दे दोगे, अगर इसी तरह गवर्नमेंट करता करेगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत ऊपर निकल गया और देश में रेवेन्यू इतनी है नहीं। तो तुम तो अभी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, अभी तो पढ़ गया है कंट्री को रेवेन्यू, अब ये कंडीशन हो गई डेफिसिट की, ठीक है ना। तो कंट्री अब क्या करेगी, अब सोशल एक्सपेंडिचर कर खत्म करेगी, सोशल एक्सपेंडिचर क्या करेगी, खत्म करेगी, तो वोट नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे, वोट। कि अच्छा पहले आयुष्मान कार्ड दिया अब ले लिया, अच्छा पहले ओल्ड एज पेंशन दी अब ले ली, ये तो कर नहीं सकते। तो एक तरीका बहुत बढ़िया होता है, क्या तरीका होता है, टैक्स रिसिप्ट इंक्रीज करना। क्या इंक्रीज करना, टैक्स, सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज कर दो। डेफिसिट से निकलने की दो ही तो कंडीशन है, खर्चा कम करो या कमाई बढ़ाओ। तो खर्चा तो कम कर नहीं सकते, तो क्या बढ़ा लो, कमाई। तो कमाई बढ़ाने के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कमाई कहा मैंने, क्या कहा मैंने, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ गया दिमाग में। तो रेवेन्यू रिसिप्ट करने के लिए सबसे बड़ी कौन सी है, टैक्स रिसिप्ट। कौन सी है, तो क्या गलत कर दिया, 18% कैरामेल लगा पे भैया, पॉपकॉर्न पे जीएसटी पेल दी उन्होंने। आया समझ में क्या हो रहा है, ये हो रहा है ये। तो ज्यादा परोपकार करना, ज्यादा भलाई करना भी कई बार हानिकारक हो जाता है। इकोनॉमिक्स से बोलती है, इकोनॉमिक्स से बोलती है कि जैसे इकोनॉमिक्स से बोलती है कि देखो सबसे बड़े दुश्मन देश में वो होते हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे लेकिन रोटी खा रहे हैं, उनको इकोनॉमिक्स दुश्मन बोलती है। कह रहे वो आतंकवादी लोग हैं इकोनॉमिक्स की नजरिए से, क्योंकि वो रिसोर्स तो ले रहे हैं और कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये ही हुआ जो एग्जैक्टली हुआ देश में, कि कंट्री इतना ओवर एक्सपेंडिचर पे निकल गई कि अब अच्छा चाहिए भी सबको सब कुछ, तो ओवर एक्सपेंडिचर में निकलने के कारण अब 18% की तुम सब जीएसटी भुगतोगे। तो 90,000 सरकार होता है। सेकेंड हैंड मार्केट, कार मार्केट कितनी बड़ी है हमारे देश में, मतलब यहाँ तो आदमी चलते चलते, यहाँ तो 6-6 महीने में गाड़ी बेचते। एक गाड़ी बेचना खरीदना कैसा लोगों का, कि चलिए बेच दो। और यार वो ठीक भी है कहीं ना कहीं। अब कोई आदमी गाड़ी खरीदना चाहता है, बेचारा नहीं है उस पर 10 लाख रुपए, उस पर 5 लाख है, तो सेकंड हैंड गाड़ी तो लेगा। अब देखो इसमें क्या फॉल्ट निकलेगा, इसमें ये निकलेगा, या तो गाड़ी बेचने वाला जीएसटी खरीदने वाले को देगा कि तू दे इसकी जीएसटी अगर तू खरीदना चाहता है, वरना बेचने वाला गाड़ी बेचेगा ही नहीं। और तो अगर किसी को लेनी तो फिर वो नहीं लेगा। अब किसी का अगर इतने पैसे नहीं तो गाड़ी नहीं लेगा। आगे समझ, ठीक है। तो ये पूरा तुम्हें मैंने समझा दिया डेफिसिट। तो ऐसे हम डेफिसिट में फंसते हैं, डेफिसिट की ये इंप्लीकेशंस होती हैं, और डेफिसिट से निकलने के लिए हम ये काम करते हैं, या तो एक्सपेंडिचर कम करते हैं तो सोशल वेलफेयर कम होता है, या रिसिप्ट को क्या करते हैं हमने बढ़ा देते हैं, तो उससे टैक्सेस इंक्रीज होता है। तो टैक्स का बर्डन भी तुम्हारे पे ही आता है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो ये सारी कहानी है जो डेफिसिट में चलती है। तो डेफिसिट अच्छी सिचुएशन नहीं है, ठीक है, बट होगी तो फिर ये 3 पार्ट में बढ़ जाएगी आप लोगों की। मैंने बता दिया क्या होती है ये हमारे पास होती है टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स। 3 पार्ट में हम लोग इसको बांटते हैं। नंबर 1 में हमारे पास जो आता है, ये आता है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है भाई। और रेवेन्यू डेफिसिट में जो आता है वो क्या है, ये हमारे पास है, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू expenditure, here is excess of revenue expenditure over revenue receipts। तो पॉइंट ये है कि ये एक्सेस एक्सपेंडिचर है, तो यहां पे जो आर डी का फॉर्मूला देखो ये निकलेगा कब, आर डी इज इक्वल्स टू आर ई माइनस आर आर, और कब, जब आप लोगों के पास आर ई ग्रेटर देन होगी आर आर से। तो समझ लेना, कोई बच्चा रेवेन्यू डेफिसिट में बोलता है कि ये रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आर ई ज्यादा आ रही है आर आर से, तभी हमारे रेवेन्यू डेफिसिट होगी, वरना रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होगी। क्लियर? बहुत आसान है, कुछ इसमें समझने के लिए नहीं है। और मैं आपको सीधा क्या बताता हूं, ये सबसे पहला वार्निंग सिग्नल होता है। यह आपको बोलता है कि अभी तक आपने कुछ पैसा बोरो नहीं किया, अभी तक आपकी कोई एसेट कम नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी कमाई से ज्यादा तुम्हारी क्या हो चुकी है, एक्सपेंडिचर। क्या हो चुकी है, एक्सपेंडिचर। तो तुम अब क्या करो, अब तुम 2 चीजें कर लो फटाफट, या तो अपना कट इन एक्सपेंडिचर करो, या फिर रिसिप्ट को क्या कर लो, अपने इंक्रीज कर लो, लेकिन रेवेन्यू वाली। कौन सी वाली? तो ये पहला स्टेप है, और इसके इंप्लीकेशन भी समझ में आ गए आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज, इसका नाम है फिस्कल डेफिसिट। ये सबसे खतरनाक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट।
फिस्कल डेफिसिट इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये ओवरऑल की बात करती है। यहां पे हम फिस्कल डेफिसिट में जो बात करते हैं वो बात करते हैं जब हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करी हमने टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है। और ये टोटल रिसिप्ट्स में एक बात ध्यान रखना, ये आएंगी अदर देन बोरोइंग्स। क्या आएंगी? अदर देन बोरोइंग्स। मतलब बोरोइंग्स वाली रिसिप्ट्स इंक्लूड नहीं होगी यहां पे। ऐसे तुम पैसे को बोरो करने के बाद रिसिप्ट हो तो मानोगे उसको भी, तो वो इंक्लूड यहां पे नहीं होगी, ठीक है। और जब तुम्हारे पास ये टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर हो जाए टोटल रिसिप्ट से, तो समझ लेना फिस्कल डेफिसिट में चले गए। तो टोटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों चीजें इंक्लूड होंगी यहां पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसिप्ट्स में तुम्हारे पास क्या इंक्लूड होगा? बोलो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स, लेकिन अदर देन बोरिंग्स। अदर देन बोरिंग्स। बताइए इतना समझ में आया? बहुत क्लियर है, पहले समझा चुका हूं सब कुछ आप लोगों को। फिस्कल डेफिसिट फिर शॉर्टेज है, बट ये ओवरऑल शॉर्टेज है, ये रेवेन्यू डेफिसिट से बड़ी शॉर्टेज है, ठीक है। यहां पे इसके इंप्लीकेशंस आप जरूर करके जाइएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये फिर 3 नंबर का एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। इसके आप लोग इंप्लीकेशंस पढ़ के जाइएगा। तो जब हम इसके इंप्लीकेशंस की बात करते हैं तो इसके इंप्लीकेशंस में हमारे पास क्या आता है? नंबर 1 पे इसके इंप्लीकेशन हमारे पास आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि ऐसा होगा तो इन्फ्लेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कॉजेस इन्फ्लेशन। क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को बोलेगी कि आप लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग कीजिए और आप लोग पैसा छापिए और पैसा प्रिंट कीजिए और करेंसी प्रिंट कीजिए। तो आरबीआई करेंसी को प्रिंट करेगी, तो करेंसी प्रिंट होने के बाद फिर गवर्नमेंट बोलेगी इसको लोगों तक पहुंचाना है, तो वो करेंसी लोन पे दिलाएगी कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक हमें लोन देने के लिए प्रेशर करेगा। हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? मार्केट के अंदर एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे ना। तो जब हम डिमांड करनी स्टार्ट करेंगे, सप्लाई उतनी नहीं होगी, तो क्या क्रिएट हो जाएगा मार्केट के अंदर? इन्फ्लेशन। क्या क्रिएट होगी? इन्फ्लेशन। पहला पॉइंट कॉजेस इन्फ्लेशन। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास ये हो गई तो हो सकता है आपको फॉरेन से लोन लेना पड़ जाए, तो आपके देश में फॉरेन डिपेंडेंस इंक्रीज हो जाएगी। आपको फॉरेन से लोन लेना पड़ सकता है तो फॉरेन डिपेंडेंस इंक्रीज हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल बर्डन आएगा फ्यूचर जनरेशन पे। ये बात बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल बर्डन पक्का, मैंने जैसे क्या बोला कि आने वाले समय में अगर ऐसा हो कि आप लोगों को अपनी इनकम का 30-40% सिर्फ टैक्स देना पड़ जाए तो बुरा मत मानना, ठीक है। क्योंकि भैया डेफिसिट में है फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि उन्हें सोशल सुविधाएं कम मिलेगी और टैक्सेस वो लोग क्या देंगे? ज्यादा देंगे। देश को चलाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। क्लियर? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4, मल्टीप्लाइज बोरोइंग। मल्टीप्लाइज बोरोइंग, बोरोइंग्स आप लोगों की इंक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपके पास इंटरेस्ट का एक वो है हर्डल कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो आप लोग इंटरेस्ट पे करने के लिए लगातार बोरो करना शुरू करोगे और बोरो करते 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 आप वीसीएस सर्कल में फंस जाओगे, डेब्ट ट्रैप के। ये कंडीशन डेब्ट ट्रैप की है, मतलब फिस्कल डेफिसिट प्योर डेब्ट ट्रैप है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि मैं आपको हिंदी में समझाता हूं, एक बार में समझ में आ जाएगा। ब्याज देने के लिए पैसे ब्याज पर लेना। क्या बोला मैंने? के लिए पैसे ब्याज पे लेना। कोई इंसान जब चाहे अपने आप को कि मुझे इकोनॉमिकली बर्बाद होना है, ठीक है, नहीं तो इकोनॉमिकली बर्बाद होने का एक तरीका है खर्च ज्यादा करे, कमाई कम करे, फिर उन जो गैप है उस गैप को ओवरकम करने के लिए पैसे उधार पे ले और फिर उस उधार को चुकाने के लिए उधार ले, वो बर्बाद हो जाएगा पक्का, कंफर्म, मैं लिख के दे सकता हूं ये बात समझ में आया? ये बर्बादी का इकोनॉमिकल तरीका है कि किसी को अगर डेब्ट ट्रैप में फंसना है तो वो ऐसे ही फंसता है। मैक्सिमम लोग अगर तुम देखो, जो गरीब लोग इतने गरीब है, वो गरीब लोग इसीलिए गरीब है कि वो अपनी जरूरतें पूरी करते हैं उधार से, फिर उधार पूरा करते हैं उधार से, इसीलिए वो गरीब है बहुत ज्यादा। अगर आप कभी किसी गरीब से बात करना या बहुत कोई अगर जैसे देखो कि यार ये एक बहुत पुअर कंडीशंस में है, तो उसी कंडीशंस को भी बैठ के एनालाइज करना। मैंने तो किया है प्रैक्टिकल और मैंने हमेशा ये रिजल्ट निकला है मेरा, ठीक है। मैंने अक्सर बात करी है बैठ के, मैंने कहा आप मुझे बताओ कितना खर्चा करते हो, कहां का कितना कमाते हो, क्या करते हो, तो मेरा मैक्सिमम रिजल्ट यही निकला है कि पुअर लोगों के एक्सपेंडिचर्स जब ज्यादा हो जाते हैं या ज्यादा कर देते हैं, वो जस्ट अपने आप को कुछ समय के लिए ये दिखाने के लिए कि हम पुअर नहीं हैं, वहीं से उनकी आगे ही कहानी लिखी जाती है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ी रिसर्च है। अक्सर क्या करता है, पुअर जो होता है और लोअर मिडिल क्लास जो होता है, लोअर मिडिल क्लास तो अपने आप को मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास दिखाने के लिए, और पुअर अपने आप को जो है वो थोड़ा अपर दिखाने के लिए अपने हैसियत से ज्यादा खर्च कर देता है।
इनकम से ज्यादा खर्च कर देता है, और वो खर्चा करता है बोरो करके, वो बताता नहीं किसी को। अब और उतनी उसकी इनकम होती नहीं है, फिर एक बोरोइंग को पूरा करता है दूसरी बोरोइंग से, और वो फंस जाता है डेट ट्रैप में। किसमें फंस जाता है? निकल ही नहीं पाएगा, कभी भागेगा या फिर साइड छोड़ेगा। भाई बात समझ में आया? यही पॉइंट है मल्टीप्लाइज बोरोइंग। क्लियर? तो अब आते हैं हम लोग नीचे लास्ट पॉइंट पे। लास्ट है हमारे पास ये देखो, अब उन्होंने हमने बोला ये रेवेन्यू के और फिस्कल के बीच की सिचुएशन है। आपने बोला कि एक बार बताओ, जो आपने ये प्राइमरी डेफिसिट की बात करी, आपने कहा देखो आप लोगों ने फिस्कल डेफिसिट के अंदर लास्ट में अभी एक बात करी जिसका नाम था इंटरेस्ट पेमेंट पे। किसका क्या नाम था? इंटरेस्ट पेमेंट में। तो हमने बोला देखो इंटरेस्ट पेमेंट हमारी बोरोइंग्स में जा रही है, बट रिसिप्ट्स आप लोग जो दिखा रहे हो अदर देन बोरोइंग दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो? अदर देन बोरोइंग। ये बात समझ में आया? अभी आपने फिस्कल डेफिसिट के अंदर ऊपर जो रिसिप्ट दिखाई है उसमें आपने लिखा अदर देन बोरोइंग, लेकिन आप इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सपेंडिचर में क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो इससे तो भी बोरोइंग वाले पार्ट को हटा देते हैं ना हम लोग, हम उसकी इंटरेस्ट को भी इंक्लूड नहीं करते। तो हम ये देखते हैं कि फिस्कल में इंटरेस्ट से पहले किस डेफिसिट में हम लोग आएंगे। तो हमने बोला फिस्कल से पहले आप जिस डेफिसिट में आओगे वो प्राइमरी डेफिसिट होगा। क्या होगा? प्राइमरी। तो प्राइमरी डेफिसिट बहुत सिंपल है, आप लोग प्राइमरी डेफिसिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फिस्कल डेफिसिट में से हटा देंगे इंटरेस्ट की पेमेंट्स को। आप लोग फिस्कल डेफिसिट से हटा देंगे इंटरेस्ट की पेमेंट्स को। तो जब आप फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस कर देंगे, तो माइनस करते ही आपके सामने एक रिजल्ट निकलेगा कि आपके पास एक, आप ये बोल सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट की ही एक अलग फॉर्म। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट ही है, बट वो बोरोइंग और इंटरेस्ट पेमेंट से क्या है? एक्सक्लूड है। क्या है? एक्सक्लूड। तो सिंपल दो शब्द याद करने हैं साइकिल, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। बस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स क्या है? प्राइमरी। मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट क्या है? प्राइमरी। और इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट क्या है? फिस्कल। बस इतना याद कर लो, तुम्हारा काम हो गया, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। बताइए इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? इंप्लीकेशन सेम है बिल्कुल, कोई इंप्लीकेशन में हमारे पास अंतर नहीं है। जो इंप्लीकेशन ऊपर है वही इंप्लीकेशन नीचे है, जैसा ऊपर होगा ऐसा ही नीचे होगा, क्योंकि सिर्फ एक अंतर है जिसका नाम है इंटरेस्ट पेमेंट। किसका अंतर है? इंटरेस्ट पेमेंट। बाकी कोई भी अंतर फिस्कल में और प्राइमरी के अंदर नहीं है। बताओ क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? चैप्टर खत्म हो गया।